लड़का खुद ही खाना खाता था, यहाँ तक कि जब 10 साल का था तब भी बोलता था कि मैं बड़ा हो गया हूँ, खुद खाना खाऊंगा, आई एम अ स्ट्रॉन्ग मैन। और अब देखो, आरजू के हाथों से खाना खाते हुए किसी बच्चे की तरह खुश हो रहा था। अक्ष को खाना खिलाने के बाद आरजू फिर बर्तन वापस किचन में लेने लगी। वो 2 बोल छोड़कर बाहर आने लगी कि सामने से अक्ष भी अपने ठीक वाले हाथ से एक बोल उठाकर अंदर आ रहा था। आप क्या कर रहे हो? ये मैं कर लूंगी, मेरा काम है। आप इतने बड़े आदमी हो, ये सब करते अच्छे नहीं लगते। आरजू ने अक्ष के हाथ से सब्जी का बोल लेकर सेल्फ पर रखते हुए कहा, जितना भी बड़ा आदमी हूँ, लेकिन अपनी औरत के सामने तो कुछ नहीं हूं ना। तुम ही बता दो, मैं तुम्हें क्या करता हुआ अच्छा लगता हूँ? अक्ष ने आरजू की तरफ देखते हुए कहा। अक्ष की पहली लाइन तो आरजू ठीक से समझ नहीं पाई, लेकिन दूसरी लाइन ने उसे ब्लश करने पर मजबूर कर दिया। बोलो ना, अगर ये करता अच्छा नहीं लगता तो फिर क्या करता? अच्छा लगता हूँ तुम्हें। अक्ष ने एक कदम आरजू के करीब आते हुए कहा। आरजू के कदम तो अपनी जगह पर जमे हुए थे, वो तो चाहकर भी पीछे नहीं हट पा रही थी। आप लेट हो जाओगे ऑफिस के लिए, आरजू ने अपनी नजरें चुराते हुए घबराहट से कहा। वो सब तुम मेरे पर छोड़ दो, बस अभी जो पूछा है उसका जवाब दो ना। अक्ष ने एक और कदम आरजू की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अक्ष का हर एक कदम आरजू की धड़कनें बढ़ा रहा था। साहब, आप एक राजा जैसे हो, ऐसे काम मुझ जैसी नौकरानी को ही शोभा देते हैं, आरजू ने पलके झुकाए हुए कहा। अक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशंस अगले ही पल सीरियस हो गए थे। आरजू ने जब ना अक्ष की कोई आवाज सुनी, ना उसकी कोई हलचल महसूस की, तो पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। अक्ष बस ब्लैक चेहरे के साथ उसे देख रहा था। आज कह दिया आरजू, दोबारा मत कहना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अक्ष ने थोड़े कोल्ड लेजर में कहा। पहले तो आरजू को अक्ष के ऐसे बिहेव की आदत थी, लेकिन उसकी अच्छी साइड देखने के बाद उसे अक्ष का थोड़ा भी रुख होना दिल को दुख दे रहा था। आरजू ने पलकें झुकाकर हाँ में सर हिला दिया। अक्ष ने नोटिस किया था कि उसकी आंखें भर आई थीं। आरजू नम आंखों से पलकें झुकाए खड़ी थी। तुम्हारी यही मासूमियत मुझे पागल करती है, अक्ष ने उसके भोले भाले से चेहरे को देखते हुए सोचा, जो अब मुरझा गया था। अक्ष अगले ही पल आरजू के नजदीक आ गया और उसकी गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से उसके चेहरे को ऊपर किया। आरजू के जो आंसू उसकी आंखों में भरे थे, एकदम से बह गए। अक्ष ने फिर बड़े प्यार से कहा, मैं तुम्हारी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता आरजू, चाहे तुम खुद ही क्यों ना करो। मैं चाहे जो कुछ भी हूँ आरजू, पर तुम जैसा नहीं बन सकता। तुम मुझसे बहुत ऊंची हो, बहुत अच्छी हो। दोबारा कभी खुद को नौकरानी मत बोलना, मैं माफ नहीं करूंगा, मुझे नहीं अच्छा लगता। आरजू का चेहरा जो ये सोचकर मुरझा गया था कि अक्ष फिर से उससे किसी बात से नाराज हो गया था, अब थोड़ा नॉर्मल हो गया था। लेकिन अक्ष के शब्दों ने उसके सीने में एक हलचल सी मचा दी थी। वो अब बस उन शब्दों को समझने के लिए अक्ष की आंखों में देख रही थी। उसके मुंह से बिना सोचे समझे बस एक ही शब्द निकला, क्यों? आरजू के मुंह से वो शब्द सुनकर अक्ष के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और उसने अगले ही पल अपने और आरजू के बीच की दूरी बिल्कुल ही खत्म कर दी। वो दोनों बेहद करीब आ गए थे कि अक्ष की नाक आरजू की नाक से टकरा रही थी। कह दूं? अक्ष के शब्दों ने और उस करीबी ने आरजू के पूरे बदन में जैसे बिजली दौड़ा दी थी। वो एक पल के लिए भी अब उस जगह खड़ी नहीं रह पाई और एकदम से अक्ष की बाहों से छूट वहां से भाग गई। उसे ऐसे लाल होकर भागता हुआ देख अक्ष के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। अक्ष ने अपने बालों में हाथ चलाते हुए कहा, भागकर कहाँ जाओगी छुई मुई, आना तो तुम्हें मेरी ही बाहों में है और उस दिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। आरजू भागती हुई अपने कमरे में आ गई और उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसका सीन तेजी से उठ बैठ रहा था। उसके पूरे बदन में एक अजीब सी सनसनी फैल गई थी। उसकी नाक पर तो जैसे अजीब सी गुदगुदी हो रही थी, जो कुछ देर पहले तक अक्ष की नाक से मासूम सी लड़ाई लड़ रही थी। आरजू की कमर पर तो जैसे अंगारे बरस रहे थे, जहां अक्ष के हाथ थोड़ी देर पहले तक उसे थामे हुए ठहरे थे। आरजू ने अपने आगे बाहें क्रॉस करते हुए खुद की बाजुओं पर हाथ रखे और अपने आप को थोड़ा सा सहलाया। ये क्या हो रहा है मुझे? ये कैसे अजीब से एहसास है?
उनके पास आने से लगता है पूरे बदन में आग लग जाएगी। आरजू ने खुद की बाजुओं को सहलाते हुए बंद आंखों से कहा। वो काफी मासूम थी, समझ नहीं पा रही थी कि दिल, रूह, बदन सब कुछ इस वक्त अक्ष को चाह रहा था। आरजू खड़े होकर आईने के सामने आ गई। वो खुद को देखने लगी। उसके चेहरे पर स्माइल और एक अलग सा नूर था जो उसने खुद कभी अपने चेहरे पर नहीं देखा था। ये क्या हो गया है मुझको? पहले तो ऐसी नहीं थी मैं। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए बुदबुदाया। उसकी उंगलियां वहीं चली गईं जहां अक्ष ने कुछ देर पहले उसे थामे रखा था, वहां जैसे अब भी उसकी पकड़ बाकी हो। आरजू ने आंखें बंद कर लीं और उसके बंद होते ही अक्ष की वो गहरी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। कह दूं? आरजू ने उसी पल झटके से आंखें खोलीं। नहीं, नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। उनके बारे में सोचूंगी तो मुझे उनसे... नहीं आरजू, ये सही नहीं है। आरजू ने खुद को समझाया। उसने आईने में फिर देखा। उसे अपनी ही शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। गाल लाल थे, आंखों में अजीब सी चमक और उनमें जैसे अक्ष का चेहरा बसा हुआ था। वो खुद की हालत देख पा रही थी जो पहले से बिल्कुल बदल गई थी। पहले जब भी वो आईना देखती थी तो एक थकी हारी लड़की नजर आती थी, लेकिन आज एक अलग सी लड़की खड़ी थी। उसने अपने चेहरे को छू कर देखा। ये सच में मैं हूँ? मैं क्या थी साहब, और आपने मुझे क्या बना दिया? उसकी हालत पहले कितनी बुरी हुआ करती थी और इस वक्त वो खुश थी। अक्ष के साथ बिताए वो अच्छे पल उसके दिल को खुश कर रहे थे। अचानक से आईने में खुद से बातें करते हुए उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से होंठ खोले। अगर मैं सच में उन्हें चाहने लगी तो क्या होगा? मैं कौन हूँ? एक अनाथ, एक बेबस लड़की, और वो एक बिलियनर, मेरे मालिक। उसकी आवाज भारी होने लगी। नहीं, मैं उनके बराबर नहीं हो सकती। उसने आंखें फेर लीं, लेकिन जैसे ही उसने नजरें हटाईं, दिल ने और जोर से धड़कना शुरू कर दिया। फिर क्यों उनके पास जाते ही मुझे लगता है जैसे सारी दुनिया यहीं रुक गई हो। आरजू ने अपने गालों पर हथेली रखी। उसे अक्ष का छूना याद आ रहा था। आरजू ने अपनी हथेली जल्दी से हटा ली और खुद से कहने लगी, क्या मैं पागल हो गई हूँ? ये कैसा ख्याल है? क्यों ये दिल कहता है कि उनकी बाहों से बाहर ना निकलूं? वो धीरे धीरे चलकर खिड़की के पास आ गई। बाहर चांदनी फैली हुई थी। उसने खिड़की खोली और ठंडी हवा में गहरी सांस ली। हवा ने उसके बालों को चेहरे पर उड़ाया और उसी पल उसे याद आया जब अक्ष की उंगलियां उसके बालों से खेली थीं। उसका पूरा बदन फिर से कांप उठा। नहीं आरजू, उसने बालों को पकड़ते हुए कहा, तुझे भूलना होगा वो सब। तुझे सोचना भी नहीं चाहिए। वो तुझसे कभी... उसकी आवाज अटक गई। वो तुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते। उनकी दुनिया अलग है। तेरा होना तो बस उनकी मजबूरी है। और अगर मैं सच में उन्हें चाहने लगी तो जिस दिन वो मुझे छोड़ देंगे उस दिन मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उसके गाल पर आंसू की एक बूंद लुढ़क गई। उसने जल्दी से पोंछ डाली, जैसे खुद से भी छुपाना चाह रही हो। वो बिस्तर पर बैठ गई, घुटनों को सीने से लगाकर खुद को कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें अब भी डरी हुई बच्ची जैसी थीं। भगवान, मुझे क्यों ये एहसास दे रहे हो? मैं तो बस शांत चाहती हूँ, फिर ये आग क्यों लगा दी मेरे दिल में? उसके दिल और दिमाग की लड़ाई साफ दिख रही थी। क्या मैं उनके बिना रह पाऊंगी? अगर नहीं रह पाऊंगी तो क्यों पास आने देती हूँ उन्हें? क्यों उनकी बातों में खो जाती हूँ? क्यों उनकी एक मुस्कान मेरी पूरी दुनिया बदल देती है? क्यों उनका छूना मुझे पूरा सा महसूस करवाता है? उसने होंठ दबाए और तकिए पर सिर रख लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन बंद आंखों से भी बस अक्ष दिखाई दे रहा था। उसके साथ बिताए पल, वो नजदीकियां महसूस हो रही थी। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये मोहब्बत ना बन जाए, और अगर बन गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी साहब के बिना। वो बिस्तर पर लेटी रही। उसकी उंगलियां अब भी खुद की बाहों को सहला रही थीं। उसकी सांसें धीमी होने लगीं, लेकिन दिल अब भी तूफान था। उसके भीतर का मासूम डर, पनपता हुआ प्यार और खुद से लड़ाई, सब मिलकर उसे बेकरार कर रहे थे। धीरे धीरे उसने आंखें मूंद लीं, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। हर बार जैसे ही आंखें बंद होती, अक्ष का चेहरा सामने आ खड़ा होता। उसकी मुस्कुराहट, उसकी गहरी आंखें, उसकी बाहें।
आरजू करवट बदलती रही, लेकिन अंदर से एक बात साफ थी, अब वो खुद से भाग नहीं सकती, वो अपने जज्बातों से भाग नहीं सकती, अक्ष से भाग नहीं सकती। वो डरी हुई थी, लेकिन उसका दिल पहली बार जिंदा लग रहा था। अगली सुबह के 9 बजे थे। ऑफिस की ग्लास बिल्डिंग हमेशा की तरह चमक रही थी। अंदर हसल बसल था। एम्प्लॉयज अपने अपने सिस्टम्स पर बैठ चुके थे। ज्वाला अपने यूजुअल तेज कदमों के साथ ऑफिस में दाखिल हुई। पेंसिल हील्स की आवाज मार्बल फ्लोर पर गूंज रही थी। चेहरे पर वही कोल्ड एक्सप्रेशंस, आंखों में ऑथोरिटी की चमक। सभी लोग उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधा अपने ऑफिस में चली गई। लेकिन ऑफिस में आते ही उसकी आंखें थोड़ी नरम पड़ गईं। शुभार्थ पहले ही टेबल पर फाइल्स खोलकर बैठा था। सफेद क्रिस्प शर्ट, नीटली फोल्डेड स्लीव्स, स्पेक्स पहने हुए और लैपटॉप पर टाइपिंग करता हुआ। वो कल की तरह बीमार नहीं दिख रहा था, चेहरा शांत, पर वही ब्लैंक एक्सप्रेशन। ज्वाला डोरवे पर कुछ पल उसे देखती रही। उसने मन में सोचा, कल जब मेरा हाथ इसके सीने पर था तो मैंने महसूस किया था इसकी धड़कनें काफी तेज थीं। तो क्या ये असल में इमोशंस महसूस करता है? मतलब बस जताता नहीं है। पर इसकी आंखों में अब भी वही खालीपन है जो मुझे चुभता है, पता नहीं क्यों। क्या सच में अगर किसी को तुमसे प्यार हो गया तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा? सुभाष ने जब किसी की प्रेजेंस महसूस की तो पलके उठाकर सामने ज्वाला की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। शुभार्थ से नजरें टकराते ही ज्वाला ने अपने एक्सप्रेशंस फिर से कोल्ड कर लिए। शुभार्थ ने चेयर से खड़े होते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम, आपके सारे शेड्यूल रेडी हैं। सबसे पहले हमारी 10:00 बजे मिस्टर मेहरा के साथ एक मीटिंग है। शुभार्थ ने जब तक ज्वाला से सब कहा, वह अपनी चेयर पर आकर बैठ चुकी थी। फाइन, वैसे तबीयत कैसी है तुम्हारी? अगर ठीक नहीं थे तो घर पर रेस्ट कर लेते आज भी। ज्वाला ने शुभार्थ की तरफ देखते हुए कहा, रेस्ट की जरूरत नहीं है माम, मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी वजह, आपने जो कल किया उसके लिए थैंक यू माम। शुभार्थ ने अपने दिल से थैंक यू कहा। हालांकि वो अपने एक्सप्रेशन से तो जता नहीं सकता था, लेकिन उसकी आवाज में उसकी थैंकफुलनेस फील हो रही थी। ज्वाला ने बस हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि कल की बात याद करके उसे थोड़ा सा ऑनवर्ड लग रहा था। वो खुद नहीं जानती थी कल उसे क्या हो गया था कि वो सीधा शुभार्थ के घर ही पहुंच गई थी। उसे खुद में काफी अलग सी चेंज दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद मीटिंग रूम कॉन्फ्रेंस हॉल में पूरी टीम जमा थी। प्रेजेंटेशन शुरू हो चुका था। ज्वाला की तरफ से शुभार्थ काल्म वॉइस में पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा था, पर एज ऑलवेज बिना किसी एक्सप्रेशन के। ज्वाला उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस देखना चाहती थी, इसलिए उसने इंटेंशनली सबके सामने शुभार्थ को बार बार टोका। कभी वो कहती, डेटा गलत क्यों है यहाँ? तो कभी कहती कि प्रेजेंटेशन स्लाइड इतना डल क्यों है? हम पर इतना हार्श नहीं होती जितना उस पर है। थैंक गॉड भगवान ने हमें इस हिटलर से बचा रखा है। ये बेचारा तो मैनेजर है, हर वक्त साथ रहता है, पता नहीं कैसे चलता होगा इसे। एक लड़के ने दूसरे के कान में बोला, लेकिन शुभार्थ का चेहरा फिर भी रिएक्शन लेस ही रहा। उसने बस लास्ट में इतना ही कहा, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा माम, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। लंच ब्रेक में पूरे ऑफिस में फुसफुसाहट थी। कैफेटेरिया में एक टेबल पर एम्प्लॉइज का ग्रुप बैठा हुआ था जो आपस में बातें कर रहा था। माम शुभार्थ से कितना रूडली बिहेव करती है ना यार, लड़की ने दूसरी की तरफ देखते हुए कहा। सब दिखावा है, सुना है कल माम उसके फ्लैट पर गई थी। मुझे तो ये रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं लगता। मुझे लगता है वो जानबूझकर हमारे सामने उस पर हार्श होती है ताकि किसी को शक ना हो, एक लड़की ने कहा। तभी शुभार्थ जो कैफेटेरिया में आया था वो सबकी बातें सुन चुका था, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, ना कोई बात कही। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। तभी किसी ने हिम्मत करके कह ही दिया, मैनेजर साहब, अब तो आप बॉस के स्पेशल लिस्ट में आ गए हैं। शुभार्थ ने अब भी ध्यान नहीं दिया, बस चाय उठाई और बिना किसी एक्सप्रेशंस के ही वहां से निकल गया। उसके जाते ही ज्वाला भी अंदर आई। उसे देख एकदम से सन्नाटा छा गया। उसने सबकी ओर कोल्ड नजर डाली। अगर गॉसिप में इतना इंटरेस्ट है
तो शायद आपको अगले प्रोजेक्ट्स की जरूरत नहीं है, या तो फिर रिजाइन कर दीजिए और मिस्टर शुभार्थ के फैन क्लब में शामिल हो जाइए। उसकी कोल्ड टोन सुन सब डर सा गए थे। ज्वाला की आवाज में चेतावनी साफ थी। सबके चेहरे उतर गए। ज्वाला फिर अपनी केबिन में आ गई और सोचने लगी। भले ही उसने नीचे सबको डांटा था, लेकिन उनकी बातें ज्वाला के दिमाग में घूम रही थीं। वो खुद से सवाल कर रही थी, क्या वो सच में शुभार्थ के लिए कुछ फील करती है? क्या शुभार्थ सच में उसके लिए बाकियों से अलग एक स्पेशल प्लेस पर है? कुछ देर में शुभार्थ भी फाइल लेकर अंदर आया और दरवाजा बंद किया। ज्वाला ने सीधे पूछा, तुम भी तो उनकी बातें सुन रहे थे, उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? बेफिजूल की बात पर मैं रिएक्ट नहीं करता माम। पता नहीं क्यों पर शुभ अर्थ के ऐसे शब्दों ने उसके दिल में एक चुभन सी पैदा कर दी थी। सही कहा, ज्वाला ने अपने सामने फाइल खोलते हुए कहा। वो बस शुभार्थ की तरफ देखकर उसे अपनी आंखों में आई हल्की नमी को दिखाना नहीं चाहती थी। ज्वाला के दिल पर तो जैसे पत्थर पड़ गया था। वो खुद उन लोगों की बात को फालतू बोलकर आई थी, लेकिन जब शुभार्थ ने कहा तो बहुत बुरा लगा था। तभी उसके कान में शुभ अर्थ की आवाज गई, माम, इस फाइल में कुछ मिसिंग है, आप चेक करोगे? ज्वाला ने हाँ में गर्दन हिला दी। शुभार्थ उस फाइल को समझने की कोशिश करते टेबल से उठने लगा, लेकिन उसने नोटिस किया कि तब तक ज्वाला खुद उस तक आ गई थी। ज्वाला उसके पास आई और टेबल पर झुककर एक्सप्लेन करने लगी। उसके बाल हल्के से शुभार्थ के हाथ को छू गए। उसकी खुशबू शुभार्थ का ध्यान काम से हटा रही थी। शुभार्थ का स्टोन फेस बना रहा, पर ज्वाला को महसूस हुआ उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी। शुभार्थ की हार्ट बीट ज्वाला को अपने कानों में सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो टेबल के पास झुकी हुई थी। ये आदमी रिएक्शन लेस क्यों है, जबकि इसकी हार्ट बीट किसी ट्रेन के इंजन की तरह तेज है? क्या मेरा होना इसे इफेक्ट करता है? ज्वाला ने एक पल फाइल को देखते हुए ही मन में सोचा। उसने एक बार शुभार्थ की तरफ देखने के लिए गर्दन उसकी तरफ घुमाई, और वहीं उसी वक्त शुभार्थ ने भी उसकी तरफ देखा। क्योंकि ज्वाला कुछ देर से कुछ बोल नहीं रही थी, दोनों के चेहरे काफी करीब थे, जिस वजह से ज्वाला के होंठ शुभार्थ के होंठों से टकरा गए। दोनों एकदम से कॉन्शियस हो गए थे। ज्वाला एकदम से सीधे होकर बिना रुके अपने ऑफिस से बाहर चली गई। शुभार्थ मूर्ति सा जमा वहीं बैठ रहा। शाम का वक्त। शुभार्थ पार्किंग में खड़ा ज्वाला का इंतजार कर रहा था, क्योंकि ज्वाला के घर लौटने का टाइम था। ज्वाला अपने ऑफिस की ग्लास विंडो से ही उसे ऑब्जर्व कर रही थी। उसके ब्लैंक चेहरे को देखकर उसके मन में हल्की दर्द उठ रही थी। ये लड़का कहता है इसे इमोशंस फील नहीं होते, तो फिर क्यों मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरे लिए कुछ महसूस करे? ज्वाला अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो शुभार्थ का ही कॉल था। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फोन उठाते हुए बोली, मुझे काम है यहाँ अभी, यू कैन गो। ज्वाला ने इतना कहते ही फोन काट दिया। उसने देखा कि शुभार्थ फिर पार्किंग से निकलकर गेट के बाहर चला गया। ज्वाला फिर वापस से आकर अपनी चेयर पर बैठ गई और उसके बारे में सोचने लगी। वो इतना तो समझ गई थी कि सुभाष सच में उसके दिल में एक स्पेशल प्लेस रखता था। उसकी किस का असर वो अपने चेहरे पर देख चुकी थी, जो कश्मीरी सेब से भी लाल हो गया था उस वक्त। तुम सच में मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते? ज्वाला ने अपने दिल में एक उदासी महसूस करते हुए कहा। राजावत मेंशन। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। शादी में बस 2 दिन रह गए थे। सभी लोग भर भर के शॉपिंग कर रहे थे। माही इस वक्त अपने कमरे में आज की हुई शॉपिंग देख रही थी। उसने बहुत से लहंगे और साड़ियां ली थीं। पूरा कमरा इस वक्त उनसे भरा पड़ा था। वो एक एक करके आईने के सामने सब कुछ फिर से अपने आप के साथ लगा कर देख रही थी। हालांकि पूरा दिन उसने मॉल में भी यही किया था। रुद्र सामने काउच पर बैठा हुआ उसे देख रहा था। चोको, तुम तो सब में ही बहुत सुंदर लगने वाली हो। पूरा दिन तुम बाहर रही हो, थोड़ा सा वक्त तो अपने इस मासूम से पति को दे दो। रुद्र ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, आपको मैंने पूरी जिंदगी दे रखी है, लेकिन फिलहाल मेरे बेटे की शादी है, तो मुझे डिस्टर्ब ना करो। मुझे अपने बेटे की शादी में बिल्कुल परफेक्ट दिखाना है।
माही ने आईने की तरफ ही देखते हुए कहा, हे प्रभु, आज तुम्हारा बेटा तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार हो गया। उसकी चाची माँ से पहले तुम मेरी बीवी हो चौको। रुद्र ने नौटंकी करते हुए नकली आंसू पोंछकर कहा। माही ने फिर एक गहरी सांस ली और अपनी शॉपिंग बैग पकड़कर उसके पास आकर बैठ गई। अच्छा चलो, आप भी देखो मैंने क्या लाया है और बताओ कि इन सब में से मैं किस में सबसे ज्यादा सुंदर लगूंगी। माही ने अपने शॉपिंग बैग टेबल पर रखते हुए कहा। अगले ही पल रुद्र के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसने माही की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। माही की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थीं। उसके हाथ रुद्र के सीने पर थे और रुद्र के उसकी कमर पर कसकर लिपटे हुए थे। दोनों की नाक टकरा रही थी और सांसें आपस में घुल रही थीं। रुद्र ने अपना एक हाथ माही की कमर से हटाते हुए उसके बालों को पीछे कर कहा, मुझे तो तुम कुछ न पहने हुए भी सबसे खूबसूरत लगती हो। माही का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। उसने रुद्र के सीने पर मारते हुए कहा, थोड़ी तो शर्म कर लो। रुद्र ने अगले ही पल मुस्कुराते हुए अपना चेहरा माही की गर्दन में छुपाते हुए कहा, एक तुम्हारे लिए ही तो पूरा बेशर्म हूं मेरी जान। माही का चेहरा तो और भी ज्यादा लाल होकर गर्म होने लगा था। रुद्र, मुझे सामान समेटने दो। माही ने रुद्र को पीछे करने की कोशिश करते हुए कहा, बाद में, पहले मुझे मेरी फेवरेट कैंडीज चाहिए। रुद्र ने माही के सीने पर हाथ रखते हुए कहा। माही की आंखें उसके टच से बंद हो गईं। अगले ही पल उसने माही का पल्लू सरकाते हुए कंधे से नीचे गिरा दिया और उसे कोच पर लेटाते हुए उसके ऊपर आ गया। रुद्र, अभी नहीं, कोई आ गया तो? माही ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा। तो बोल दूंगा मैं कि हम बिजी हैं। रुद्र ने माही के ब्लाउज की हुक्स निकालते हुए उसकी आंखों में देख कहा। दोनों अपने प्यार की दुनिया में खोए हुए थे कि किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। माही की आंखें एकदम से खुल गई थीं, लेकिन रुद्र तो अभी भी अपनी फेवरेट कैंडीज में बिजी था। रुद्र, कोई है? माही ने रुद्र के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन रुद्र ने तो उल्टा उसे छेड़ने के लिए उसे हार्डली सक किया, जिस पर माही के मुंह से सिसकी निकल गई। उसने रुद्र के कंधे पर मारा, जिस पर रुद्रा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। माम, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। बाहर से रुद्रम की आवाज आई है। हाँ बेटा, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। माही ने अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए कहा। मुझे अभी आपसे कुछ पूछना था। रुद्रम ने फिर से बोला। हाँ बेटा, बस आ रही हूँ, थोड़ा सा जरूरी काम करके। माही ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज को स्टेबल रखते हुए कहा। 2 मिनट की शांति के बाद रुद्रम की आवाज आई। डैड, आपके जरूरी काम की वजह से मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी बढ़नी नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ बड़ी माँ के पास। रुद्र और माही दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। अक्सर रुद्र ये बात अपने डैड सुधीर जी को बोलता था और आज कर्म का फल देखो, उनका बेटा होने इसी लाइन के साथ छेड़ कर गया था। बाप बेटा दोनों एक नंबर के बेशर्म हो, छोड़ो मुझे। माही ने रुद्र को घूरते हुए कहा। अब तो वो अपनी बड़ी माँ के पास चला गया। अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा चौको। और वैसे भी मुझे अब जोरों से भूख लग गई है मेरी चॉकलेट फ्लेवर वाइफी की। रुद्र ने फिर से अपना चेहरा माही के सीने में छुपाते हुए कहा। रुद्रम फिर लक्ष्मी के कमरे की तरफ चला गया, क्योंकि चांदनी सर्वज्ञ के साथ अभी भी शॉपिंग पर ही थी। उसने कमरे में घुसते हुए कहा, बड़ी माँ मुझ पूछना। इसके बाद उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकाला और वो जल्दी से पलट गया। सामने सौभाग्य लक्ष्मी को अपनी गोद में लिए हुए किस कर रहा था। उसकी आवाज सुनकर दोनों एकदम से अलग हो गए। लक्ष्मी जल्दी से सौभाग्य की गोद से खड़ी हो गई। उस बेचारी का तो शर्म से बुरा हाल था। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सच में कुछ नहीं देखा। रुद्रम ने एकदम से कमरे से बाहर भागते हुए कहा। लक्ष्मी फिर पीछे सौभाग्य की तरफ मुड़ गई, जो एक स्माइल के साथ उसे देख रहा था। लक्ष्मी ने उसके सीने पर मारते हुए कहा, बोला था ना दरवाजा बंद कर लो, कोई आ जाएगा। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने बेटे को? आज किस तरह देख लिया उसने मुझे। लक्ष्मी ने रौंदू सी आवाज निकालते हुए कहा। तो कौन सा पहली बार देखा है? सौभाग्य ने फिर से लक्ष्मी को अपने करीब खींचते हुए कहा और अपनी अधूरी किस पूरी करने लगा। वही रुद्रम जो कैमरे से बाहर भागा था, एक पिलर के साथ लगकर खड़ा हो गया।
हर कोई अपनी वाली के साथ बिजी है। मेरे वाली कब आएगी यार, जो मुझे बताएगी कि इस कुर्ते के साथ कैसा हेयर स्टाइल रखूं। कब आएगी मेरी वाली भगवान जी। दादी बोलती थी सब्र का फल मीठा होता है। मुझे तो लगता है मेरे सब्र का फल किसी ने चोरी कर लिया। रुद्रम ने मासूम सा मुंह बना ऊपर की तरफ देखते हुए कहा। रुद्रम एकदम से पिलर के पीछे से निकलता हुआ आगे बढ़ने लगा कि किसी से टकरा गया। सामने जो लड़की थी उसके हाथ से फूलों की थाल छूटकर ऊपर की ओर उछाल गई। वो गिरने लगी तो रुद्रम ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। वो सारे फूल उन दोनों पर बरस गए। रुद्रम की नजर तो फिर अपनी बाहों में मौजूद उस लड़की पर ठहर गई थी जो इस वक्त कसकर अपनी आंखें बंद किए हुए सहमी सी खड़ी थी। व्हाइट कलर के सूट में उसका गोरा रंग और भी ज्यादा चमक रहा था। उसके बालों में फूल गिरने की वजह से वो और भी खूबसूरत हो गए थे। उसकी आलमंड शेप्ड आईज पर लंबी पलकें थीं जो अब कपकपा रही थीं। उसके हार्ट शेप लिप्स टाइटली बंद हो गए थे जिन पर मौजूद तिल की वजह से किसी का भी ध्यान आसानी से उन पर खींच जाए। तुम ठीक हो? रुद्रम ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा। रुद्रम की आवाज सुन उस लड़की ने अपनी आंखें खोली। रुद्रम को अपना इतना पास देखकर वो एकदम से घबरा गई और जल्दी से उससे पीछे हटकर गर्दन झुकते हुए हाँ में सर हिला दिया। उस लड़की की आंखों में हल्के आंसू उतर आए थे। शायद उसे लग रहा था कि रुद्रम अब भी उसे डांटेगा इसलिए। अरे क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं ही अचानक से सामने आ गया था। सॉरी, प्लीज रोना बंद करो। अगर मेरी चामुंडा देवी ने देख लिया कि मैंने एक लड़की को रुलाया है तो वो मुझे यहीं से नीचे फेंकेगी। रुद्रम ने उससे थोड़ा मजाक करते हुए कहा। रुद्रम की बात सुन उस लड़की के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? रुद्रम ने उस लड़की की तरफ देखते हुए पूछा। वो लड़की सर झुकाए खड़ी रही। उसने कुछ कहा नहीं। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रुद्रम ने फिर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, क्योंकि ये बोल नहीं सकती साहब, इसका नाम पंखुड़ी है। रुद्रम ने गर्दन घुमाकर देखा तो एक बूढ़ी दादी पंखुड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। ये शारदा काकी थी जो इस वक्त उनके घर में खाना बना रही थी, क्योंकि सारा परिवार तो शादी की तैयारी में व्यस्त था। घर में दादी ने बहुत से नौकर और रख लिए थे ताकि शादी की तैयारी में आसानी हो सके। ओह, रुद्र ने फिर पंखुड़ी की तरफ देखते हुए कहा, जो पलके झुकाए खड़ी थी। पंखुड़ी ने फिर कान पकड़ते हुए सर हल्का हिलाया। ये आपसे माफी मांग रही है। शारदा काकी ने पंखुड़ी की तरफ देखते हुए उसके इशारे रुद्रम को समझाते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना तुम्हारी गलती नहीं थी। रुद्रम ने एक मुस्कुराहट के साथ पंखुड़ी को देखते हुए कहा। पंखुड़ी फिर जमीन पर पड़ी प्लेट उठा शारदा दादी के साथ चली गई। रुद्रम पीछे से भी उसे देखता रहा। कुछ भी हो, लेकिन दिल को भा गई छोरी, रुद्रम ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। दूसरी ओर सर्वज्ञ चांदनी सर्वस्व इस वक्त एक मॉल में थे और उसी मॉल में जिंदल परिवार भी था। ये साथ शॉपिंग करने का प्लान सर्वस्व का ही था, क्योंकि वो जानता था कि आर्या भी आएगी। मिस्टर जिंदल की बेटी सुहानी हमेशा ही आर्या को ऐसी जगह अपने साथ रखती थी, प्यार की वजह से नहीं, उसे अपनी गुलाम समझकर। सब लोग शॉपिंग में बिजी थे, लेकिन सर्वस्व महाराज तो आर्या को देखने में व्यस्त थे। आर्या सुहानी का बैग उठाई पीछे ही खड़ी थी। वो कभी आर्या से पानी मंगवा रही थी, कभी अपना फोन उठा कान से लगाने को बोल रही थी, कभी अपनी पिक खींचने को बोल रही थी। आर्या बस उसकी कठपुतली की तरह वैसा ही किए जा रही थी। सर्वस्व को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अपने आप को संभाले हुए था कि कुछ ही देर में जिंदल को अपनी औकात दिखा देगा और अपनी रानी को अपनी बना लेगा। तभी सुहानी का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने डिस्प्ले होता नंबर देखा तो फोन लेकर वहां से चली गई। आर्या खामोशी से खड़ी थी और बस आसपास के लहंगे की तरफ देख रही थी। उसने नजर घुमाकर देखा तो सुहानी विंडो के पास खड़ी कुछ बात कर रही थी। आर्या फिर लहंगे देखने लगी। उसकी नजर एक खूबसूरत से सी ग्रीन लहंगे पर रुक गई। वह लहंगा मैनी क्वीन पर बहुत खूबसूरत लग रहा था और बेशक कोई असली लड़की पहनेगी तो और भी खूबसूरत लगेगा। आर्या के कदम खुद ब खुद उस तरफ चले गए और उसने धीरे से उस लहंगे की चुनरी को छुआ।
क्या देख रही हो? आर्या के कान में सुहानी की सख्त आवाज पड़ी। आर्या ने जल्दी से अपने हाथ पीछे खींच लिए और सर झुकाते हुए बोली, कुछ नहीं दीदी। जस्ट शट योर माउथ इडियट, मुंह बंद रखो अपना। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मुझे दीदी मत बोलना यहाँ पर। सुहानी ने धीमी सी खतरनाक आवाज में आर्या की तरफ देखते हुए कहा। जी माफ कर दीजिए, आर्या ने पलकें झुकते हुए कहा। तुम जैसों के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, समझी? अपनी औकात से बाहर चीजों के सपने भी मत देखना, क्योंकि जब सपना टूटेगा ना तो बहुत दर्द होगा आर्या मैडम। सुहानी ने आर्या की तरफ देखते हुए कड़वाहट से कहा। आर्या की मासूम आंखों से आंसू छलक गए थे, लेकिन उसने जल्दी से पोंछ लिए ताकि कोई देखे ना, लेकिन जिनकी नजरों में आने थे वो तो आ चुके थे। शॉपिंग खत्म होने के बाद दोनों परिवार पार्किंग में खड़े थे। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम दोनों का परिवार अब रिश्तेदार बनने जा रहा है, मिस्टर राजावत। बहुत खुशनसीब है हम जो आपके साथ हमारे रिश्ते जुड़ रहे हैं, मिस्टर जिंदल ने सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए बड़ी स्माइल के साथ कहा। सर्वज्ञ ने एक पेक स्माइल करते हुए मन ही मन कहा, सिर्फ अपने सर्वस्व के लिए तुमसे रिश्ता जोड़ रहा हूँ, वरना तुम जैसे काले कारनामों वाले को मैं अपने घर कुत्ते पालने के लिए भी ना रखूं। चांदनी सुहानी के चेहरे को प्यार से छूते हुए मुस्कुराकर बोली, अब शादी में सीधा मेरी बहू के रूप में मिलोगी तुम मुझे। सुहानी ने भी एक मुस्कुराहट के साथ पलकें झुका ली। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मासूम, शरीफ, सुशील बनने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसमें इन तीनों शब्द का पहला अक्षर भी नहीं था। वो एक नंबर की घमंडी लड़की थी। इस वक्त उसका घमंड तो 7वें आसमान पर था जब उसे पता चला कि राजावत खानदान का बेटा, जो कि पॉलिटिशियन है, उस पर दिल हार बैठा है। हालांकि जब उसका ये वहम टूटेगा तो उसे बहुत पछताना पड़ेगा। सच तो यही था कि सर्वस्व ने उसे ठीक से एक नजर देखा भी नहीं था, क्योंकि उसकी नजर तो हमेशा अपनी आर्या पर ही टिकी रहती थी। वो लोग निकलने लगे तभी सर्विस ने उन्हें रोकते हुए कहा, 1 मिनट रुक मिस्टर जिंदल, आज हम लोग साथ में शॉपिंग कर रहे थे तो मेरी तरफ से कुछ प्रेजेंट है आपके लिए। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। सर्वस्व ने पहले मिस्टर जिंदल और मिसेस जिंदल को एक गिफ्ट बॉक्स दिया, उसके बाद सुहानी को, और फिर फाइनली एक बॉक्स उसने आर्या के आगे कर दिया। वो असल में आर्या को ही गिफ्ट देना चाहता था, बाकी सब तो बस बहाना थे। तुम भी हमारे साथ थी, इसलिए एक गिफ्ट तुम्हारे लिए भी। सर्वस्व ने आर्या की तरफ बॉक्स बढ़ाते हुए कहा। वही आर्या तो फिर से डर के मारे कांपने लगी थी। क्या फिर भाग जाएगी आर्या? बुलेट ट्रेन की तरह हो गई थी। अक्ष को भी सर्वस्व के शादी करने की खबर मिल गई थी और दादी ने उसे शादी पर पहुंचने को कहा था। अक्ष ऑफिस से आने के बाद आरजू को अपने साथ शॉपिंग मॉल में ले आया था, क्योंकि वो आरजू को भी अपने साथ राजावत परिवार में ले जाना चाहता था, ताकि दादी को उससे मिला सके और बता सके कि फाइनली उसे भी चांदनी जैसी एक मासूम लड़की मिल गई। वो आरजू ने इतना ही बोल अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल करते हुए पलकें झुका ली। अच्छा चलो तुम रहने दो, मैं चूज करता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, अक्ष ने प्यार से कहा और पूरे मॉल में नजर घूमने लगा। उसने एक प्यारा सा गोल्डन कलर का लहंगा चुना। वो दे दीजिए, अक्ष ने उस लहंगे की तरफ इशारा करते हुए कोल्डली कहा। सभी लड़कियां जो पहले सोच रही थीं कि अक्ष के बारे में उन्होंने गलत सुना था कि वो कोल्ड और एरोगेंट है, क्योंकि वो आरजू से इतने प्यार से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही अक्ष की कड़क आवाज सुनी तो उन्हें समझ आ गया कि अक्ष सिर्फ आरजू से प्यार से बात कर रहा था। एक सीनियर सेल्स गर्ल ने वो लहंगा अक्ष को देते हुए कहा, आपकी पसंद तो सच में बहुत यूनिक है सर, ये माम को बहुत ज्यादा सूट करेगा। इस लहंगे को पहनने से आप और भी खूबसूरत लगेंगे माम, प्लीज इसे ट्राई कीजिए। नो, इस लहंगे को पहनने की वजह से आरजू सुंदर नहीं लगेगी। इनफैक्ट ये लहंगा इसके पहनने से ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, अक्ष ने आरजू को देखते हुए प्यार से कहा। आरजू का तो शर्म से बुरा हाल था। उसे अक्ष की बातें बहुत अच्छी लग रही थीं, लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं अक्ष की ये बातें उसका दिल ना चुरा ले, जो असल में पहले ही हो चुका था। प्लीज एक बार मेरे लिए ट्राई कर दो, अक्ष ने आरजू की तरफ वो लहंगा बढ़ाते हुए कहा।
आरजू ने एक नजर उस लहंगे की तरफ देखा जो सच में बेहद खूबसूरत था। 2 मिनट सोचने के बाद उसने अक्ष के हाथों से वो लहंगा ले लिया। वो अक्ष को किसी भी बात से उदास नहीं करना चाहती थी। साथ ही अक्ष ने उसके लिए वो लहंगा पसंद किया था, इसलिए वो भी उसे पहनाना चाहती थी। आरजू लहंगा लेकर ट्रायल रूम में चली गई और अक्ष उसका बाहर ही इंतजार करता रहा। लगभग 20 मिनट बाद भी जब आरजू बाहर नहीं निकली तो अक्ष खुद ट्रायल रूम की तरफ चला गया। उसे आरजू की चिंता हो रही थी। वो तो इतना परेशान हो गया था कि वो बिना नोक किए सीधा अंदर ही आ गया। वहीं उसके अचानक से आने पर आरजू एकदम से सिहर गई। आरजू एकदम से चौंक कर अक्ष की तरफ मुड़ गई। साथ ही वो अपनी खुली पीठ भी छुपा रही थी, जिसकी डोरियां उससे बंध ही नहीं रही थीं। असल में वो एक डोरी वाला ब्लाउज था जिसमें बैक की तरफ 3 डोरियां थीं और बाकी ब्लाउज बैकलेस था। काफी सारी कोशिश करने के बाद भी आरजू से अभी सिर्फ एक ही डोरी बंधी थी। वही आरजू को देखते ही अक्ष के दिल की धड़कनें बेहद तेज हो गई थीं। सच में आरजू के पहनने से वो गोल्डन लहंगा बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गया था। आरजू की पतली और मलाई जैसी गोरी कमर अक्ष को बेकाबू कर रही थी। अक्ष का सीन थोड़ा तन गया था। बस हो गया साहब, मैं आ रही हूं ना बाहर। 1 मिनट दीजिए मुझे, आरजू ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, क्योंकि इस वक्त उसने चुनरी नहीं ले रखी थी। अक्ष धीरे धीरे आरजू की तरफ कदम बढ़ाने लगा। अक्ष को अपने करीब आता देख आरजू कदम पीछे लेने लगी। 2 कदम पीछे लेते ही वो दीवार से टिक गई थी। ट्रायल रूम में ज्यादा पीछे जाने की तो जगह थी ही नहीं। साहब आप, आरजू घबराहट के मारे बस इतना ही बोल पाई थी। अगले ही पल उसे अपनी कमर पर अक्ष का एक हाथ महसूस हुआ। आरजू के पूरे बदन में बिजलियां दौड़ गई थीं। उसने घबराते हुए अपनी बाहें अपने सीने के आगे क्रॉस कर आंखें बंद कर लीं। अक्ष ने उसकी कमर को थाम उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे आरजू का झुका माथा अक्ष के सीने से लग रहा था। धीरे धीरे अक्ष के हाथ आरजू की कमर से पीठ तक आए। उसकी उंगलियां आरजू की खुली पीठ को छू रही थीं। आरजू को अपने कान के पास गर्दन पर अक्ष की गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। वहीं अक्ष बस आरजू में, उसकी खुशबू में कहीं खोया हुआ था। उसकी उंगलियां जैसे इंटेंशनली बड़े धीरे धीरे आरजू की कमर पर चल रही थीं, फिर उसकी पीठ पर, मानो उस सॉफ्ट से एहसास को ज्यादा देर तक अपने अंदर समेटना चाहती थी। उसकी हर छुअन आरजू के अंदर एक आग पैदा कर रही थी। अक्ष को भी आरजू का बदन कांपता हुआ महसूस हो रहा था। अक्ष ने धीरे धीरे आरजू की बची दोनों डोरियां बांध दी और फिर उससे हल्का सा पीछे होकर साइड पर रखा दुपट्टा उठा आरजू को उड़ा दिया। आरजू ने फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अक्ष की तरफ देखा, जो अभी भी उसके करीब ही खड़ा था। उसका बदन अभी तक अक्ष के छूने से सिहर रहा था। छोटे से ट्रायल रूम में वो एक दूसरे की धड़कनें सुन पा रहे थे। अक्ष ने आरजू की आंख के नीचे से काजल ले लिया, जिस पर आरजू थोड़ा चौंक गई और अगले ही पल उसे अक्ष की उंगली अपने कान के पीछे महसूस हुई। भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए छुई मुई, बहुत सुंदर लग रही हो, अक्ष ने प्यार से आरजू की तरफ देखते हुए कहा। आरजू ने शर्म के मारे अपनी पलकें झुका ली। गोल्डन लहंगे में उसका बदन और भी निखर कर आ रहा था और उसकी वो शर्म से गुलाबी गालें तो देखने वाले को पागल कर दे रही थी। अक्ष ने खुद आरजू के लिए सारे लहंगे पसंद किए और अपने लिए उन्हीं से मैचिंग सूट। आरजू तो आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। पहली बार उसने किसी के साथ शॉपिंग की थी। किसी ने उसे पूरे दिल से सामान लेकर दिया, यहाँ तक कि खुद उसके लिए पसंद किया था। आज उसके दिल को एक बार फिर से महसूस हुआ कि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो इसी तरह उसे नए नए कपड़े लेकर देती, बड़ी खुशी से उसके लिए पसंद करती, जैसे अक्ष ने किए। इस वक्त आरजू अक्ष के साथ कार में थी। उसके होंठों पर एक खामोशी थी, पर उसके बावजूद भी दिल में एक गहरा सुकून। इतनी चुप क्यों हो तुम छुई मुई? क्या जो मैंने पसंद किया वो सब पसंद नहीं आया तुम्हें? अक्ष ने कार ड्राइव करते हुए सामने देखते हुए ही पूछा। अरे नहीं साहब, आपकी पसंद तो बहुत ज्यादा अच्छी है, आरजू ने एकदम से अक्ष की तरफ देखते हुए बोला। अक्ष के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने एक पल के लिए आरजू की तरफ देखते हुए बोला,
बेशक, मेरी पसंद बहुत ज्यादा अच्छी है। अक्ष की आवाज और आंखों की गहराई ने आरजू की धड़कनें फिर बढ़ा दी थीं। उसने एकदम से खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। अक्ष ने उसके हाथों को देखा जो उसके दुपट्टे पर बहुत ज्यादा कस गए थे, जिससे वो अंदाजा लगा सकता था कि बेचैनी और चाहत तो आरजू के अंदर भी थी। जल्दी ही मैं ये दूरियां मिटा दूंगा आरजू। अब ये दिमाग तुम्हें किस तरह इमेजिन करने लगा है, मैं बात नहीं सकता। शर्मा ही जाओगी तुम और मुझे हफ्सी समझोगी, पर कसूर भी तो तुम्हारी मासूमियत और खूबसूरती का है जान। अक्ष ने एक डेविल स्माइल के साथ कार ड्राइव करते हुए सोचा। थोड़ी देर बाद अक्ष ने ब्रेक लगा दी, जिस पर आरजू ने कंफ्यूजन के साथ उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो लोग घर पर तो नहीं थे। शॉपिंग कर ली है तो डिनर भी करके ही चलते हैं। तुम थक गई होगी, घर जाकर कहाँ खाना बनाते रहोगी? अक्ष ने आरजू की तरफ देखते हुए बोला। 5 मिनट बाद ही वो एक आलीशान होटल के प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे। आरजू अपनी खूबसूरत सी बड़ी बड़ी आंखों के साथ आसपास देख रही थी। हर एक चीज बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और लग्जरियस लग रही थी। तुम्हें कुछ पसंद है तो बोलो, अक्ष ने आरजू की तरफ देखते हुए कहा, जो उसके साथ ही कोच पर बैठा हुआ कब से उसके चेहरे को ऑब्जर्व कर रहा था। ना, नहीं तो मैं तो बस देख रही थी साहब। ये सुंदर तो है, पर आपके घर में तो पहले ही इससे भी सुंदर चीजें हैं। आपको क्या जरूरत है कुछ लेने की यहाँ से? आरजू ने अक्ष की तरफ मुड़ते हुए कहा। तभी कमरे पर दस्तक हुई और नौकर खाना लेकर आ गए। टेबल पर तरह तरह की डिशेस रख दी गई थी। कुछ तो अक्ष ने ऑर्डर भी नहीं किया था। वो होटल के ओनर ने अक्ष सिंह राजावत के खातेदारी में खुद ही पेश कर दिया था। खाना रखने के बाद सब नौकर वहां से चले गए। आरजू तो वो सब देखकर ही हैरान हो रही थी। उसमें से बहुत चीजें तो उसने देखी ही नहीं थी। खाना खाते हुए आरजू को एकदम से हिचकी आने लगी। अक्ष ने जल्दी से उसे पानी दिया, पर पानी पीने के बाद भी आरजू की हिचकी रुक नहीं रही थी। बहुत ट्राई करने के बाद भी जब फर्क नहीं पड़ा तो अक्ष ने आरजू को एक झटके में अपने करीब खींच लिया। आरजू की आंखें तो उल्लू जितनी बड़ी हो गई थीं, पर वो कुछ रिएक्ट कर पाती। उससे पहले ही उन दोनों के होंठ मिले हुए थे। आरजू की सांस एकदम से थम गई थी। अक्ष के होंठ उसे अपने होठों पर चलते हुए महसूस हो रहे थे। आरजू की आंखें अभी भी उल्लू की तरह खुली हुई थीं। आरजू के हाथ अक्ष के कंधों पर ठहरे हुए थे, लेकिन वो चाहकर भी अक्ष को पीछे नहीं कर पा रही थी, जैसे उसे भी ये अच्छा लग रहा था। आरजू का दिमाग तो कह रहा था ये गलत है, लेकिन उसका दिल नहीं माना और कुछ ही देर में उसका दिल उसके दिमाग पर हावी हो गया और आरजू ने भी आंखें बंद कर लीं। अक्ष बड़े प्यार से सॉफ्टली उसके होंठों को सक कर रहा था। जब दोनों की सांस अटकने लगी तो अक्ष ने धीरे से आरजू के होंठों से अपने होंठ अलग कर लिए। उसने आरजू को देखा तो वो अभी भी आंखें बंद किए गहरी सांस भर रही थी। आरजू की लाल गालें इस वक्त उसकी खूबसूरती में जैसे 4 चांद लगा रही थीं। इस वक्त इस लम्हे में अक्ष का दिल बस एक ही बात कह रहा था, ये मेरी आरजू है, जो उसके छूने से शर्मा रही थी। कुछ पल वैसे ही रहने के बाद आरजू ने भी हिम्मत करके धीरे धीरे आंखें खोलीं, लेकिन उसने पलकें उठाकर अक्ष के चेहरे की तरफ नहीं देखा। वो फिर अक्ष से दूर होकर सोफे पर सीधा बैठ गई। ये एहसास पहली बार उसने महसूस किए थे, क्योंकि आज उसकी पहली किस ही तो थी। आरजू तो जैसे अभी भी किसी अलग ही दुनिया में थी। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि अक्ष और वो दोनों इतने करीब आ चुके थे। मुझे भूख नहीं है साहब, आप खाना खा लो, आरजू नजरें चुराते हुए बोली और उठकर जाने लगी। लेकिन तभी अगले ही पल अक्ष ने उसकी कलाई पकड़ ली। आरजू के दिल की धड़कनें तो रिकॉर्ड तोड़ने लगी थीं। उसकी तेज सांसों की वजह से उसका सीना तेजी से उठ बैठ रहा था। अगले ही पल अक्ष ने बिना कुछ कहे बस आरजू को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। आरजू की आंखें तो उल्लू जितनी बड़ी हो गई थी, उसके पूरे बदन में बिजलियां दौड़ गई थीं। आप ये क्या कर रहे हो साहब? आरजू ने घबराई हुई आवाज में कहा। मुझे अच्छे से पता है, जब जिद्दी बच्चे खाना नहीं खाते तो माँ कैसे उन्हें जबरदस्ती गोद में बिठाकर खाना खिलाती है। अक्ष ने आरजू की तरफ देखते हुए कहा। आरजू के होठों के किनारे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी,
लेकिन उसने अपने होंठ काटते हुए छुपा ली। तुमने दोपहर को भी कुछ खास नहीं खाया था, इसलिए चुपचाप खाना खाओ, वरना बीमार पड़ जाओगी। पहले ही इतनी दुबली पतली हो, कुरकुरे की तरह। अक्ष ने आरजू की तरफ देखते हुए कहा। वही आरजू एकदम से पलकें तेजी से झपकाते हुए अक्ष को हैरानी से हल्का मुंह खोल देख रही थी। उसकी आंखें मानो अक्ष से शिकायत कर रही थीं कि क्या मैं आपको कुरकुरे जैसी दिखाई देती हूँ। अक्ष ने फिर प्लेट से निवाला लेते हुए आरजू के होठों से लगा दिया, जिस पर आरजू ने अपनी पलकें झुका ली। मैं खुद खा लूंगी साहब, आरजू ने हल्का उठने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अक्षय ने तो उल्टा उसकी कमर पर अपनी पकड़ और कस ली। चुपचाप आ करो, अच्छे बच्चे की तरह, अक्षय ने आरजू की तरफ देखते हुए कहा। आरजू ने एक नजर अक्ष की तरफ देखा, जिसकी आंखों में प्योर से इमोशंस थे। उन आंखों में आरजू को सिर्फ प्यार और अपनापन दिखाई दे रहा था। इसके बाद उसने खुद को नहीं रोका और अपना मुंह खोल दिया, जिस पर अक्ष ने उसके मुंह के अंदर निवाला डाल दिया। आरजू तो फिर पलके झुकाए बैठ गई और अक्ष उसे बड़े प्यार से अपने हाथों से खिला रहा था। आरजू उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची ही लग रही थी, लेकिन तभी अक्ष ने महसूस किया कि आरजू के मुंह ने खाना चबाना बंद कर दिया था और अगले ही पल उसकी आंख से एक आंसू लुढ़कता हुआ उसकी गाल पर आ गया। अक्ष ने अपना हाथ आरजू की कमर से हटाते हुए उसके सर के पीछे रखा और अपनी उंगलियां उसके बालों में चलाते हुए उसे अपने करीब कर सीने से लगा लिया। आरजू के हाथ उसी पल अक्ष पर लिपट गए थे और वो एकदम से काफी जोर जोर से रोने लगी। अक्ष समझ सकता था कि बिन माँ बाप के उसने लोगों के तनों के बीच, डांट के बीच अपना बचपन बहुत मुश्किल से काटा था, जहां उसके नन्हे से कंधों पर ही अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी आ गई थी। अक्ष ने भी आरजू को चुप नहीं करवाया, क्योंकि वो जानता था कि उसका रोना जरूरी था। वो चुपचाप उसके बाल सहलाता रहा और उसे थामे रखा, जैसे महसूस करवाना चाहता हो कि मैं हूं तुम्हारे साथ। थोड़ी देर दिल की गहराई से रोने के बाद आरजू थोड़ा शांत हो गई और खुद ही धीरे धीरे अक्ष से पीछे हट गई। अक्ष ने फिर बड़े प्यार से आरजू के आंसू पोंछ दिए। आज तो रोने दिया मैंने तुम्हें, लेकिन आज के बाद कभी मत रोना। भूल जाओ सब कुछ आरजू, अब मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारी जिंदगी में कभी भी तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, अक्ष ने प्यार से आरजू को समझाते हुए कहा। आरजू ने कुछ पल उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हो साहब। इतने बड़े आदमी होने के बाद भी आपने मुझ जैसी लड़की को सहारा दिया। कभी कभी तो समझ नहीं आता कि आप क्यों मेरे साथ इतने अच्छे हो, जबकि मैंने तो आपके लिए कुछ अच्छा किया भी नहीं। तुमने मेरी जिंदगी में आकर ही बहुत अच्छा कर दिया है छुई मुई, और अगर तुम चाहो तो मैं बता सकता हूँ कि क्यों। तो बोलो, कह दूं? अक्ष ने फिर से एक स्माइल के साथ आरजू के थोड़ा करीब आते हुए कहा, जिसमें उन दोनों की नाक टकराने लगी। आरजू ने शर्माकर अपना चेहरा थोड़ा पीछे करते हुए सर झुका लिया और जोर से नामे गर्दन हिला दी। आरजू की मासूम सी हरकत पर अक्ष को हंसी आ गई थी। तुम मेरी क्यूट सी छुई मुई हो समझी, ऐसे रोया मत किया करो। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह खाना खाओ। अक्ष ने फिर से प्लेट से चम्मच उठाते हुए खाना उसके होठों के पास लाया। आरजू ने इस बार बिना कुछ कहे चुपचाप अक्ष के हाथों से खाना शुरू कर दिया। दोनों के दिलों में एक अजीब सा सुकून था। दूसरी ओर 11:00 बज गए थे और ज्वाला अभी भी अपने केबिन में बैठे हुए शुभार्थ के ख्यालों में खोई हुई थी। आज उन दोनों के बीच जो किस हुई थी, उसने ज्वाला के दिल में एक अजीब सी खलबली मचा दी थी और एक बात क्लियर कर दी थी कि वो शुभार्थ के लिए कुछ फील करने लगी थी। ज्वाला ने एक कड़वाहट के साथ कहा, भगवान भी क्या अजीब खेल खेलता है। मुझे लगता था मैं किसी को पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास मेरे बिजनेस के अलावा किसी के लिए भी टाइम नहीं था। सब मुझे पत्थर दिल बोलते थे, लेकिन अब भगवान ने बताया कि असल में पत्थर क्या होता है। मुझे जो पसंद है वो तो कभी मुझे देख मुस्कुराता भी नहीं। ज्वाला ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो शुभार्थ को पसंद करने लगी थी। वो इस वक्त बस अकेला रहना चाहती थी, इसीलिए वहां पर कोई काम न होने के बावजूद भी वो वहीं पर थी। तभी एक थक की आवाज से पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई।
ज्वाला एकदम से कॉन्शियस हो गई थी। गॉड, ये रोज इस वक्त लाइट क्यों चली जाती है? इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैकअप सिस्टम नहीं है क्या? ज्वाला ने चिढ़ते हुए कहा और फोन की टॉर्च ऑन करके अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे बाहर की ओर जाने लगी। रात के 11:00 बजे वो बिल्डिंग में अकेली थी। ऊपर से सारी लाइट्स बंद थीं, इसलिए ज्वाला को थोड़ा डर भी लग रहा था। पिछली बार तो शुभार्थ उसके साथ था और अपने डर को कंट्रोल करने के लिए वो उससे बात कर ले रही थी, पर इस वक्त डर की वजह से उसे पसीना भी आ चुका था। ज्वाला हॉरर मूवी की शौकीन थी, लेकिन देखने के बाद उसकी रातों की नींद उड़ जाया करती थी। वैसे इसका फायदा भी वो अपने बिजनेस में ले लेती थी। रात भर जाग कर काम करना, शायद इसी वजह से वो बिजनेस में काफी ज्यादा जल्दी ग्रो अप कर गई, थैंक्स टू हॉरर मूवीज और उनके अजीब से कार्टून जैसे घोस्ट। ज्वाला आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन उसका दिल तो इस वक्त इतने जोरों से धड़क रहा था कि उसके गले में ही आ गया था। आसपास की चीज तो फोन की रोशनी में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। अब ये तो भगवान जाने कि वो ज्वाला की इमेजिनेशन थी या सच में वो चीज वैसे ही दिख रही थी, क्योंकि जब इंसान डरता है तो अपने आप माहौल हॉरर हो जाता है। तभी ज्वाला को अपने पीछे एक आहट सुनाई दी। इस पल ज्वाला की धड़कनें तो जैसे रुकने वाली हो गई थीं। उसके हाथ से एकदम से फोन छूट गया और वो जोर से चिल्ला उठी, माम इट इज मी। शुभार्थ ने ज्वाला के थोड़ा पास आकर खड़े होते हुए कहा। ज्वाला तो वहाँ कानों पर हाथ रख बस चिल्लाए जा रही थी, इसलिए शुभार्थ ने उसकी बाजू पकड़ते हुए थोड़ा हिलाकर कहा, माम मैं हूँ। शुभार्थ के हिलाने से ज्वाला होश में आई थी। उसने कानों से हाथ हटाकर सामने देखा तो शुभार्थ उसके सामने हाथ में फोन की टॉर्च लिए खड़ा था। शुभार्थ को देखकर ज्वाला ने छोटे बच्चों की तरह उसके सीने पर मारना शुरू कर दिया और थक हार के एकदम से उसके सीने से लगकर रोने लगी। शुभार्थ ने ज्वाला की ऐसी चाइल्डिश साइड पहली बार देखी थी। ज्वाला के हाथ शुभार्थ की कमर पर कसे हुए थे और चेहरा उसके सीने में छुपाया हुआ था, लेकिन शुभार्थ की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो अपने हाथ ज्वाला पर रख सके। उसने तो ज्वाला की ये साइड कभी इमेजिन भी नहीं की थी। ज्वाला का उसके इतने पास होना, शुभार्थ के अंदर अजीब सी फीलिंग्स जाग रहा था। हाँ, आज पहली बार वो भी कुछ महसूस कर पा रहा था। उसके एक हाथ में फोन था और दूसरा हाथ ज्वाला की पीठ के पास हवा में ही रुका हुआ था। सब ठीक है माम, आप शांत हो जाइए, शुभार्थ ने ज्वाला को शांत करते हुए कहा। ज्वाला जो छोटे बच्चों की तरह उसके सीने से चिपकी हुई थी, एकदम से अपनी सेंस में आई और जल्दी से उससे अलग हो गई। ज्वाला ने शुभार्थ की तरफ पीठ कर रखी थी। वो अपने चेहरे को शांत कर रही थी, साथ ही वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड भी हो गई थी, क्योंकि वो अपनी ऐसी साइड कभी अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं दिखाई थी। और अब तो उन लोगों को देखे हुए भी कम से कम 9 साल हो चुके थे। ज्वाला ने अपना गला साफ करते हुए कहा, आइंदा से ऐसे आए ना तो सच कह रही हूँ, पूरे साल की सैलरी काट लूंगी मैं तुम्हारी। सॉरी माम, शुभार्थ ने ज्वाला की तरफ देखते हुए कहा। ज्वाला फिर शुभार्थ की तरफ मुड़ गई और उसे देखते हुए आंखें छोटी करके बोली, तुम तो चले गए थे ना? शुभार्थ ने नामे सर हिलाते हुए कहा, मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर कैसे जा सकता हूँ माम? जब तक आप घर से बाहर रहेंगे मुझे आपके साथ रहना ही पड़ेगा। मैं बाहर ही आपका वेट कर रहा था, पर मैंने तुम्हें खुद देखा था गेट के बाहर जाते हुए, ज्वाला ने कहा। आपको टाइम लगना था और मुझे मेडिसिन लेनी थी, इसीलिए मैं सामने वाली दुकान से बिस्किट लेने चला गया था, क्योंकि कैंटीन तो बंद हो गई थी। शुभार्थ ने सीधा सा जवाब दिया। तभी ज्वाला ने एकदम से गुस्से से बरसते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। पहले बता देते तो मैं जल्दी काम नहीं खत्म कर लेती। एक तो पहले ही तुम्हारी तबीयत खराब थी और ऊपर से तुम ऐसी लापरवाही कर रहे हो। खाना भी नहीं खाया होगा तुमने अभी, आराम नहीं करोगे तो ठीक कैसे होना है? कल फिर से पड़ जाना बिस्तर पर। शुभार्थ ने अपना सर झुका लिया और बस यहाँ पर ज्वाला पिघल चुकी थी। शुभार्थ जब भी उसके गुस्सा करने पर ऐसे मासूम बच्चों की तरह सर झुकाकर खड़े हो जाता था, ज्वाला को एक अजीब सी फीलिंग अपने दिल में महसूस होती थी। ज्वाला ने एक गहरी सांस छोड़ी
और एक कदम शुभार्थ के करीब आते हुए बोली, तुम पागल हो बिल्कुल। ज्वाला ने शुभार्थ की गाल और फिर गले को टच करते हुए बोला, बुखार तो नहीं आया है फिर से, लेकिन ध्यान रखो अपना। वही शुभार्थ तो ज्वाला के छूने से जैसे मूर्ति बन गया था। चाहे उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन दिखाई न दे रहा हो, पर बॉडी में पूरी दिवाली के पटाखे चल चुके थे। बड़ी बड़ी हवाई दिमाग से लेकर पैरों की नसों तक में घूम रही थी। चलो पहले डिनर करो और दवाई लो ठीक से, फिर घर चले जाना। मैं किसी और को कॉल करके होटल ही बुला लूंगी, ज्वाला ने शुभार्थ की तरफ देखते हुए कहा। ज्वाला ने अपना फोन उठाया और आगे को बढ़ गई, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि शुभार्थ साथ नहीं आ रहा था, तो उसने कुछ कदम चलने के बाद पीछे देखा। शुभार्थ बस उसे एकटक देख रहा था। अब क्या माइक में अनाउंसमेंट करूं मिस्टर मैनेजर? चलो, या यहीं पड़े रहना है तुम्हें रात भर? ज्वाला ने शुभार्थ की तरफ देखकर थोड़ा सख्ती से बोला। उसने थोड़ी देर पहले अपनी जो फिक्र जता दी थी, उसे नॉर्मल करने के लिए अब वो फिर से एक बॉस की तरह रूड हो रही थी। नहीं, सॉरी माम, शुभार्थ ने ज्वाला की तरफ देखते हुए कहा और जल्दी से उसके पीछे आ गया। ज्वाला और शुभार्थ ने आज भी साथ डिनर किया और फिर ज्वाला ने उसे होटल से ही अपने घर के रास्ते भेज दिया और खुद घर में से एक बाउंसर को कॉल करके बुला लिया था। आधी रात बीत चुकी थी। आज दोनों की ही आंखों में नींद नहीं थी। यहाँ ज्वाला बालकनी में ठंडी हवा के नीचे खड़ी हो चांद को देख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ शुभार्थ भी अपनी बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था और वहीं चांद उन दोनों के चेहरे पढ़ पा रहा था। दोनों के दिमाग में इस वक्त बस उनकी फिरस्त किस चल रही थी और फिर कैसे ज्वाला उसके सीने से चिपक गई थी, वो सब दोनों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा किए हुए थी। उस किस के बाद दोनों में से किसी ने भी उस किस का जिक्र नहीं किया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गॉड, इस आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं पागल हो गई हूँ। उस कुत्ते ने मुझे बच्चों जैसे डरते हुए भी देख लिया। पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, मजाक उड़ा रहा होगा पक्का मेरा, ज्वाला ने रौंदू सा मुंह बनाते हुए कहा। वहीं शुभार्थ भी जो चांद को ही देख रहा था, उसके आंखों के सामने ज्वाला का चेहरा आ रहा था। उसे याद था कैसे ज्वाला बच्चों की तरह उसके सीने पर मार रही थी। शुभार्थ का हाथ अपने आप उठते हुए अपने सीने पर आ गया, जो इस वक्त ज्वाला को याद कर काफी तेज धड़क रहा था। अगले ही पल जैसे मिरेकल हो गया था। शुभार्थ के होंठ पहली बार थोड़े से ऊपर उठे थे। डन। आज सर्वस्व की हल्दी और मेहंदी की रस्म दोनों ही थी। दोनों ही परिवार वेन्यू पर पहुंच चुके थे। इस वक्त सभी लोग हल्दी के लिए नीचे हॉल में इकट्ठे हो रखे थे। वो एक राजस्थानी महल टाइप वाइब्स देने वाला एक एक्सक्लूसिव रिजॉर्ट था, जो राजा महाराजाओं के महलों की तरह था। राजावत परिवार राजस्थानी था, इसलिए उनकी संस्कृति राजस्थानी राजपूतों की तरह ही थी। सर्वस्व सुहानी के साथ ही बैठा हुआ था। सब लोग दोनों को बड़ी खुशी से हल्दी लगा रहे थे, पर सर्वस्व का ध्यान तो इस वक्त बस आर्या पर था। वो नीचे हॉल में नहीं थी, इसलिए उसकी आंखें हर तरफ बस उसे ढूंढ रही थीं। कहाँ हो यार, और कितना इंतजार करवाओगी? सर्वस्व ने मन ही मन सोचा और आसपास देखने लगा। क्या बात है दूल्हे राजा, किसे ढूंढ रहे हो? जिसके साथ शादी करने को मरे जा रहे हो, वो तो आपके साथ ही बैठी हुई है, रुद्रम ने सर्वस्व को छेड़ते हुए कहा। सर्वस्व ने उसी पल उसकी गाल पर एक छमाट चिपका दी और उसे घूरते हुए बोला, ज्यादा मत बोल तू, समझा? वैसे भाई, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आज का पूरा दिन, फिर रात, फिर पूरा एक दिन और बाकी है आपके दिल के ठरकी अरमानों को बुझाने के लिए, रुद्रम ने नौटंकी करते हुए कहा। सर्वस्व ने उसे घूर कर देखा और उसे मारने के लिए हाथ आगे किया था कि रुद्रम एकदम से उठकर पीछे हो गया। भाभी संभालो अपने पति को, मासूम बच्चे पर हाथ उठा रहा है, रुद्रम ने सुहानी की तरफ देखते हुए कहा। रुद्रम की बात सुन परिवार वाले हंसने लगे। सर्वस्व का मान अब बेचैन हो चुका था। उससे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो हल्दी की रस्म बीच में छोड़ ही उठ गया। इतना बहुत है, मैं शॉवर लेने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा जरूरी काम भी है। आप लोग भी बाकी चीजों की तैयारी कर लीजिए, सर्वस्व ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। लेकिन बेटा, अभी तो ठीक से हल्दी ही नहीं लगी है तुझे,
अभी तो तुझे परिवार वालों ने ही लगाई है हल्दी, गेस्ट भी आ रहे हैं। महिमा जी ने सर्वस्व की तरफ देखते हुए कहा। दादी आपको तो पता है मुझे ये सब चिपचिप पसंद नहीं है, प्लीज, सर्वस्व ने मुंह बनाते हुए कहा। तभी सुहानी भी पीछे से बोल पड़ी, दादी मैं भी जाकर शावर ले लेती हूँ, इनको भी जाने दीजिए, सच में होगा कोई जरूर काम दादी। दादी ने फिर एक मुस्कुराहट के साथ सुहानी के चेहरे को छूते हुए कहा, अभी तो फेरे भी नहीं हुए और अपने पतिदेव की तरफदारी पहले शुरू दी तूने। आसपास के लोग हंसने लगे और सुहानी भी शर्माने का नाटक करने लगी। सुहानी मन ही मन बोली, मुझे तो बस इस ड्रामा से छुटकारा चाहिए था। वो तो बेसने ही बोल दिया, वरना कुछ देर बाद मैं बोलने वाली थी। ये सब फालतू की बकवास मुझे पसंद नहीं है। वैसे भी मैं तो अपने बेबी से ही प्यार करती हूँ। ये शादी तो बस मेरी और मेरे बेबी की अय्याशी का एक रास्ता है। सर्वस्व फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके चेहरे पर अब हल्का गुस्सा दिखने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद आर्या नहीं आई। उसके दिल में बेहद बेचैनी हो रही थी। लेकिन तभी उसे वो चेहरा फाइनली दिख ही गया। आर्या सामने से हाथों में कुछ बॉक्स लिए हुए आ रही थी। उसने आज वही लहंगा पहन रखा था जो सर्वस्व ने उसे गिफ्ट किया था। आर्या सच में उस लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। असली दुल्हन को तो किसी ने हल्दी लगाई ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं अपनी बीवी को खुद अपने रंग में रंग लूंगा, सर्वस्व ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा और जल्दी से एक कमरे में चला गया। आर्या अपने ही ध्यान चल रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी ड्रेस की जीप खुल गई। आर्या के चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गई थीं। वो एकदम से दीवार से लग गई। उसकी पलकें भीगने लगी थीं। उसने आस पास देखा तो वहां कोई भी नहीं था, इसलिए थोड़ा ठीक महसूस करने लगी। आर्या ने देखा तो वो एक कमरे के साथ ही खड़ी थी, इसलिए वो दरवाजा खोलकर सीधा अंदर चली गई। वो अभी 2 ही कदम अंदर आई थी कि लाइट एकदम से बंद हो गई। आर्या की सांसें थमने वाली हो गई थी। वो मुड़कर फिर से दरवाजे की तरफ आने लगी। उसके हाथ हवा में थे ताकि वो दरवाजे को छू सके, लेकिन उसके हाथ टकराए तो, पर दरवाजे से नहीं, किसी के सीने से, जिसके अंदर दिल धड़कता हुआ उसके हाथ साफ महसूस कर पा रहे थे। आर्या ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। के कौन है यहाँ? आर्या ने घबराई हुई आवाज में पूछा। अगले ही पल उसे अपनी कमर पर हाथ स्लाइड होते महसूस हुई। आर्या का तो डर के मारे बुरा हाल था। आर्या की सांसें और तेज हो रही थीं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर उन हाथों ने उसकी कमर को कसकर थाम रखा था। मैंने पूछा, कौन है यहाँ? प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो, आर्या ने रोते हुए कहा। लेकिन तभी उसके होठों पर एक उंगली आ गई। श्श्श, डोंट क्राई, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। तुम्हारी जीप खुली हुई है, बस मदद करना चाहता हूँ। आर्या के कान में वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन फिलहाल उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो हाथ धीरे धीरे उसकी कमर की तरफ स्लाइड होने लगे। आर्या की धड़कनें तेज हो रही थीं। वो डर के मारे कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि उस आवाज में एक अजीब सा डोमिनेंस था। आर्या को तूफान सी सांस अपने होठों के पास महसूस हो रही थी। वो कांपती हुई चुपचाप खड़ी रही और अगले ही पल उसे अपनी जीप बंद होती महसूस हुई। आर्या ने आंखें बंद कर लीं। जीप बंद होने के साथ साथ उसे अपनी गर्दन के पास ही एक किस भी महसूस हुई, जिससे आर्या पूरी तरह से कांप गई थी। प्लीज छोड़ दो, आर्या ने डर के मारे सिसकते हुए कहा। लेकिन सर्वस्व ने तो उसे अपने और करीब खींच लिया, जिससे दोनों के बदन टकरा गए थे। सर्वस्व को उसकी खुशबू पागल कर रही थी, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाले हुए था। सर्वस्व ने धीरे से अपने हाथ आर्या की कमर पर चलाते हुए अपनी एक गाल उसके गाल से लगाई, जिससे सर्वस्व के चेहरे की हल्दी आर्या के गाल पर लग गई थी। आर्या की तो आत्मा ही जैसे उसकी बॉडी से अलग होने वाली थी। कौन हो? आर्या ने रोते हुए कहा। वही जो तुम्हारा हमदर्द बनना चाहता है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा कौन हूँ पता नहीं, पर तुम मेरी पूरी दुनिया हो, मेरा जुनून हो, मेरा नशा हो, सर्वस्व ने एक गहरी सी खतरनाक आवाज में कहा और अपनी दूसरी गाल आर्या की गल से टच कर ली, जिससे आर्या की दूसरी गाल पर भी हल्दी लग गई थी। आर्या तो बुरी तरह डर गई थी। उसका रोना तेज होने लगा था, पर अगले ही पल लाइट्स ऑन हो गई। आर्या ने आसपास देखा तो वहां कोई भी नहीं था।
वो बहुत डर गई थी। वो उसी पल कमरे से भागती हुई बाहर चली गई। आर्या के जाते ही सर्वस्व वॉशरूम के दरवाजे की आड़ से बाहर निकलता हुआ बोला, भाग लो जितना भगाना है, लेकिन कल रात तुम मेरी बाहों में होगी, मेरी दुल्हन बनके। दूसरी ओर आरजू भी घर में बाकी नौकरों के साथ काम में मदद कर रही थी। यहाँ आने के बाद वो सीधा काम में लग गई थी, क्योंकि दादी और परिवार वाले बाकी कामों में व्यस्त है। अक्ष भी मेहमानों को संभालने में बिजी हो गया था। आरजू किचन में कुछ खाली गिलास रखना वापस आई थी, तभी उसके कानों में कुछ लड़कियों की आवाज पड़ती है नौकरानी पर बनकर तो महारानी आई है, जैसे किसी राजकुमार को पसंद आ जाएगी। जो भी हो, पर सपने तो औकात देकर ही देखना चाहिए ना। इतना महंगा लहंगा डालकर, लाली पाउडर लगाकर अलग अलग आदमियों के सामने उन्हें रिझाने जा रही होगी। दूसरी लड़की ने कहा। आरजू ने तब तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा वो किसी और की बातें कर रही थी, लेकिन एक लड़की की अगली लाइन ने उसके कदम वहीं रोक दिए। अरे खाक, महंगा लहंगा चुराया होगा कहीं से, या किसी ने दिया होगा। आरजू नाम है उसके, अपना दिल डाउट बनने का ख्वाब लिए बैठी है। एक लड़की ने ठाका मारकर हंसते हुए कहा। आरजू की आंखें भीगने लगी थीं। तभी एक लड़की ने उस लड़की को इशारा करते हुए चुप करवा दिया कि वो पीछे ही खड़ी है। को बहन, अब सच बोलने पर अगर सजा मिलती है तो काट दो मेरी जुबान, उसे लड़की ने आंटियों की तरह उल्टी सीधे मुंह बनाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर बाकी लड़कियां भी हंसने लगीं। आरजू का दिल भरी हो गया था, पर उसने कुछ कहा नहीं और धीमे कदमों से आगे जाकर सेल्फ पर गिलास रख दिए और दूसरे गिलास ट्रे में अरेंज करके उनमें कोल्ड ड्रिंक डालने लगी। क्या जमाना आ गया है, लोग अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए क्या क्या हरकतें करते हैं, जरा शर्म लिहाज नहीं रहा है आजकल। पीछे खड़ी एक लड़की ने आरजू को ताना देते हुए कहा। आरजू ने पहले कुछ नहीं कहा, इसलिए वो लड़कियां ज्यादा खुल रही थीं और जो मुंह में आ रहा था बक रही थी। तभी पीछे लड़कियों में धीमी सी आवाज में खुसुर बुसरूत, और वो चुप हो गई। अगले ही पल आरजू को अपने ऊपर किसी की बोल्स था लिपटे हुए महसूस वो इस वक्त पहचान गई थी कि उसके पास अक्ष था। उसकी आंखों में आंसू थे, इसलिए वो पीछे अक्ष की तरफ नहीं मुड़ी और धीरे से बोली, क्या कर रहे हैं आप? बेशक घर की होने वाली बहू हो तुम, लेकिन अभी से इतना काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। घर की रानी को काम करने की क्या जरूरत है? जब घर में मैं नौकरानियां रख रखी है तो उन्हें बातें ही करने नहीं देता, मैं काम करने के देता हूँ। अक्ष ने कड़कती हुई आवाज में कहा, जैसे वो बात आरजू से ज्यादा पीछे खड़ी लड़कियों के लिए थी। वही ये जानने के बाद कि आरजू घर की होने वाली बहू थी, उन लड़कियों की रूह तक कांप गई थी। लेकिन उन सबसे ज्यादा हैरानी तो जैसे आरजू हो गई थी। आरजू एकदम से अक्ष की तरफ पलट गई। ये गलत है, आरजू ने अक्ष की आंखों में देखते हुए इतना ही कहा और एकदम से उसकी बाहों से छूट वहां से निकल गई। रुको, छुई मुई, मेरी बात तो सुनो, अक्ष ने आरजू की तरफ जाते हुए कहा। आरजू आंसू हुए बस आगे बढ़ रही थी। उसके कान में अक्ष की आवाज जा रही थी, पर जानबूझकर रुक नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था वो लोगों से कहीं छुप जाना चाहती थी और किसी के सामने नहीं आना चाहती थी। उसका बस चलता तो वो इस जगह से अभी भाग जाती, लेकिन इस अनजान जगह वह किसी को जानती भी तो नहीं थी। आरजू, मेरी बात तो सुनो। अक्ष ने झटके में आरजू की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। आरजू ने उसकी तरफ देखते हुए हल्का गुस्से से कहा, क्या बात सुनो मैं आपकी? क्या जरूरत है आपको उन लड़कियों के सामने सब बोलने की? जब आप मुझे नौकरानी बोलते थे तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था जितना अभी। इतने बड़े ख्वाब नहीं है मेरे मालिक। अगर आप मुझे माफ कर चुके हैं तो अब मुझे जाने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि लोग कभी भी मेरी चरित्र पर उंगली उठाएं कि मैं पैसों के लिए किसी के साथ। अगर आप मजाक भी कर रहे हैं तो बंद कीजिए। आप तो मेरे साथ थोड़ी देर अपना मन बहलाकर चले जाएंगे, लेकिन मेरी जिंदगी का क्या होगा? अक्ष को हैरानी से देख रहा था। पहली बात, उसने कभी आरजू को इतना बोलते हुए नहीं देखा था, ना कभी इतना गुस्सा करते हुए, पर उससे ज्यादा बड़ा दे दिया। उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि आरजू को लगता था कि वो उसके साथ मजाक करता था, उसके साथ बस मन बहलाता है, जो बात अक्ष के दिल को क्या गई थी।
आरजू, तुम्हें मैं सच में लगा कि मैं तुम्हारे साथ मन बहलाता हूँ आरजू? इतना घटिया और गिरा हुआ इंसान समझती हो मुझे? मैंने सोचा नहीं था। मन बहलाने के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। अक्ष सिंह राजावत के पास तुम तो मेरे लिए, खैर छोड़ो, आई एम सॉरी। अक्ष ने आरजू का हाथ छोड़ते हुए कहा। आरजू उसकी आंखों में दर्द और हल्का पानी साफ महसूस कर पा रही थी, जिससे उसे अंदाजा हो चुका था कि उसने अक्ष को कितना ज्यादा हर्ट कर दिया था। अक्ष एकदम से पलटकर वहां से चला गया और वहीं आरजू ने अपने सर पर हाथ रख दिया और परेशान हो बोली, मैंने क्या किया? उन लड़कियों का गुस्सा इन पर उतार दिया। उन्होंने तो हमेशा मुझे माँ जैसा प्यार दिया था, और यूजलेस मुझे क्या हो गया? भगवान मुझसे पाप हो गया। जिस इंसान ने मेरी जिंदगी में भगवान बनकर पैर रखा, मैंने आज उसी का दिल तोड़ दिया। लोग सच कहते हैं मैं मनहूस हूँ। आरजू को अब बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। दूसरी तरफ रुद्रम हमेशा की तरह चल कम और उछल कूद ज्यादा करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो अपने फोन में वीडियो बनाने में बिजी था कि उसने सामने से आई हुई पंखुड़ी को नहीं देखा और एकदम से उसे टकरा गया। पंखुड़ी बेचारी दुबली पतली और रुद्रम सीधा उसके ऊपर आ गिरा। उस बेचारी को तो लग रहा था जैसे आज उसका जूस ही निकल जाएगा। सॉरी, आई एम रियली। रुद्रम इतना बोलकर एकदम से चुप हो गया जब उसने हल्का सा ऊपर उठकर अपने नीचे आए शख्स की तरफ देखा। पंखुड़ी इस वक्त आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। पंखुड़ी की सफेद कलर की चूड़ीदार फ्रॉक पर रुद्रम के कपड़ों से हल्दी लग चुकी थी। रुद्रम तो ठहरा बंदर, दूल्हे से ज्यादा हल्दी तो वो अपने आप पर लगाए हुए घूम रहा था, और इस वक्त उसने पंखुड़ी को पूरी तरह से हल्दी में लथपथ कर दिया। तुम ठीक हो? रुद्रम ने पंखुड़ी के ऊपर पड़े हुए ही बड़े प्यार से पूछा। पंखुड़ी ने धीरे से आंखें खोली और रुद्रम की तरफ देखा, जो उसके काफी नजदीक था। उसकी सांसें एकदम से अटक गई थीं। उसने इशारे में ही रुद्रम से कहा, प्लीज उठ जाइए। रुद्रम जैसे उसका इशारा पूरी तरह से समझ रहा था, इसीलिए जल्दी से उसके ऊपर से उठ गया और उसने पंखुड़ी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। वही पंखुड़ी एक पल के लिए तो उसके हाथ को ही देखती रही। अरे क्या सोच रही हो? पकड़ो मेरा हाथ और उठो, रुद्रम ने पंखुड़ी की तरफ देखते हुए कहा। पंखुड़ी झिझक रही थी, इसलिए उसने ही हाथ बढ़ाकर पंखुड़ी की कलाई पकड़ी और उसे खींचता हुआ खड़ा कर दिया। अब पंखुड़ी सच में ही गुलाब के पंखुड़ी जैसी हल्की फुल्की रुद्रम के थोड़ा सा जोर लगाने पर सीधा उसकी बाहों में खींची आई और उसके सीने से लग गई। ज्वाला गुस्से और आंसुओं से भरी कैबिन से बाहर निकली थी। उसके हील्स की आवाज भी अनयूजुअली तेज सुनाई दे रही थी। आंखों से बहते आंसू उसने पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल किसी बेकाबू ज्वालामुखी सा धड़क रहा था। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। माम, वो आवाज शुभार्थ की थी। ज्वाला का दिल और तेज धड़क उठा। उसने कदम और बढ़ाने चाहे, लेकिन अगले ही पल शुभार्थ ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। वो घूमी और शुभार्थ ने उसे हल्के झटके से दीवार से लगा दिया। उनकी सांसें आपस में टकराईं। ज्वाला ने छुड़ाने की कोशिश की और गुस्से से बोली, शुभार्थ, बिहेव योरसेल्फ, छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है? शुभार्थ की पकड़ मजबूत थी। उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस ही था, मगर उसकी आंखों में आज दर्द और बेचैनी सी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, बहुत फर्क पड़ता है आपसे मुझे। ज्वाला थम गई, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसके दिल में जो तूफान था अचानक रुक सा गया। शुभार्थ का चेहरा बिल्कुल करीब था। उसकी आंखें आज ब्लैंक नहीं लग रही थीं। उनमें एक अजीब सा कंपन था, एक दबी हुई पुकार सी थी। क्या क्या कहा तुमने? ज्वाला की आवाज कांप गई। शुभार्थ ने गहरी सांस ली। हाँ मैम, आपको लगता है मैं कुछ फील नहीं करता। आप सोचती हैं मैं हार्टलेस हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं सब महसूस करता हूँ, बस दिखा नहीं पाता। ज्वाला हैरान रह गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। तो ये कोल्डनेस, ये चुप्पी, ये ब्लैंक चेहरा, क्या वजह है इसकी? शुभार्थ की आंखें झुक गईं। क्योंकि मैं बीमार हूँ माम। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मैं अपनी इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। मैं हंसना चाहूँ तो हंस नहीं सकता, रोना चाहूँ तो रो नहीं सकता। बस अंदर से सब घुटता रहता है। लोग कहते हैं मैं पत्थर हूँ, लेकिन पत्थर के भीतर भी दरारें होती हैं ना माम। ज्वाला हक्की बक्की हो खड़ी थी। उसने सोचा नहीं था
जो आदमी उसे हर वक्त मैकेनिकल और कोल्ड लगता था, उसके अंदर इतनी तड़प छुपी है। शुभार्थ धीरे धीरे आगे बोला, और आप जानते हो किसने मुझे पहली बार ये एहसास कराया कि मैं अभी भी इंसान हूँ। ज्वाला की सांसें अटक गईं। वो उसकी आंखों में झांक रहा था। आपने, आप ही वो पहली इंसान है जिसकी वजह से मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे लगा कि जिंदगी बस काम और डेडलाइन से बड़ी भी हो सकती है। और आप ही वो पहली इंसान है जिसे देखकर लगा कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। ज्वाला की आंखें और चौड़ी हो गईं। वो तो कल रात इसी बात पर रो रही थी कि उसकी खूबसूरती भी शुभार्थ का ध्यान नहीं खींच पाई, और आज वही शुभार्थ उसी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। उसके होंठ कांप गए। शुभार्थ, तुम। शुभार्थ ने बिना रुके बस कह दिया, मुझे नहीं पता आप क्या सोचेंगी, क्या जवाब देंगी, शायद गुस्सा होंगी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। आई लव यू मैम। ये सुनकर ज्वाला के दिल की धड़कनें रुक गईं। उसकी आंखें चौड़ी रह